हेलो एंड वेलकम। आवाज़ आ रही होगी। हेलो हेलो हेलो। हाँ बताओ, क्या पूछना है तुम्हें? जरा सा पूछना है। जो जरा सा पूछना है वो क्या पूछना है जरा सा तुमको? तो उसे डाउट को संभाल के रखो, अभी क्लास के बाद अपन डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। आप लोगों को होमवर्क में कुछ क्वेश्चंस दिए थे। क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 4.8। क्वेश्चन ये कह रहा था, ड्राइवर ऑफ अ थ्री व्हीलर मूविंग विद द स्पीड ऑफ 36 किलोमीटर पर आवर sees a child standing in the middle of the road and brings his vehicle to rest in 4 seconds जस्ट इन टाइम टू सेव द चाइल्ड। मतलब उसकी गाड़ी की जो स्पीड है थ्री व्हीलर की, वो थ्री व्हीलर की जो स्पीड है वो क्वेश्चन नंबर 4.8 में, इस थ्री व्हीलर की जो स्पीड है दैट इज 36 इंटू 5/18, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड से वो जा रहा है और जाके फाइनली रुक गया। और फाइनली इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई यहाँ पे? जीरो। ऐसी ऐसा उसको करने में जो टाइम लगा है वो टाइम उसने बता रखा है क्वेश्चन में, इट टेक्स 4 सेकेंड। तो बोल रहा है व्हाट इज द एवरेज रिटार्डिंग फोर्स ऑन द व्हीकल। अगर व्हीकल का मास 400 केजी है और ड्राइवर का मास 65 केजी है, तो 400 और 65, तो टोटल तुम्हारे पास जो मास हो गया वो मास कितना हो गया? 465। तो इसका जो मास है दैट इज 465 केजी टोटल, इसको लेके जाना है और इसको 4 सेकंड में रोक देना है। तो 4 सेकंड में अगर ये रोकना चाहता है तो v इज इक्वल टू यू प्लस एटी से फाइनल जीरो, इनिशियल इज 10, एक्सेलरेशन a एंड टाइम की बात करें तो 4, तो एक्सेलरेशन इज -10/4, मतलब -5/2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये समझ में आया कि इस पे जो रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है, वो फोर्स अगर निकालना है तो मुझे एक्सेलरेशन पता चल गया। तो फोर्स हो जाएगा मास इंटू एक्सेलरेशन। रिटार्डिंग का मतलब है वेलोसिटी के पीछे लग रहा होगा, इसका मतलब जो एक्सेलरेशन होगा वो पीछे होगा, मतलब फोर्स भी पीछे होगा। मास है 465, डायरेक्शन से मुझे मतलब नहीं है, डायरेक्शन यहाँ पे 5/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये फोर्स आ गया। इसको सॉल्व करके कितना आ रहा है? 1162.5 न्यूटन, इतना इस पर रिटार्डिंग फोर्स लग रहा होगा। माइनस साइन तो डायरेक्शन बता रहा है, लगाना चाहो तो लगा दो। रिटार्डिंग फोर्स वैसे उसने बोल दिया है तो माइनस तो लगाओ नहीं लगाओ, उसे पता ही है कि वो रिटार्डिंग फोर्स नेचर उसका रिटार्डिंग फोर्स ही है। सबसे हो गया था। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन था करने के लिए दैट इज 4.9। बोला है रॉकेट विद अ लिफ्ट ऑफ मास 20,000 केजी इज ब्लास्टेड अपवर्ड, मतलब उसे इग्निशन दिया गया और ऊपर जाने के लिए उसे भेजा गया। इनिशियल एक्सेलरेशन उसका 5 है ऊपर की तरफ। तो बोला इनिशियल थ्रस्ट कितना होगा। तो इनिशियल थ्रस्ट निकालने की उसकी इच्छा है। तो जैसे 4.9 में अगर आप देखेंगे तो ये रॉकेट है, रॉकेट का खुद का कुछ वेट है, ऊपर इस पर थ्रस्ट लग रहा है और नीचे इस पे mg है, ऊपर की तरफ इसका एक्सेलरेशन a है। ये थ्रस्ट हमें याद था, इसकी वैल्यू कितनी हुआ करती थी? v dm/dt। हालांकि उसने टोटल थ्रस्ट ही पूछा है, इंडिविजुअल नहीं पूछा है, तो अपन को कोई लोड लेने की जरूरत है ही नहीं, हम सीधा उसको FTH लिख देंगे, माइनस mg इज इक्वल टू ma लिख दिया। मेरे पास जो थ्रस्ट आ गया वो हो गया m ऑफ g प्लस a। मास कितना था? 20,000, 10,000? 20,000। और एक्सेलरेशन है 5, तो इट इज 20,000, दिस इज 9.8 एंड दिस इज 5। सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। कितना आ रहा है सॉल्व होके? कितना? 10 लिया था, 10 से तो आसानी हो जाएगा। अगर इसको कोई 10 ले लेगा तो एकदम ही आसान हो जाएगा। क्वेश्चन में देखो, जब तक बोले नहीं तब तक भाई 9.8 मान के ही करना। तो वैसे तो ये हो जाएगा 2 × 10⁻⁴ इंटू 15, मतलब ये 30 हो गया, मतलब 3 × 10⁻⁵ न्यूटन हो जाएगा। ठीक है, आसान क्वेश्चन है। 4.9 के बाद और कौन सा दिया था? 10 भी दिया था। अ बॉडी ऑफ मास 0.4 kg मूविंग इनिशियली विद एन कांस्टेंट स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। तो पहले उसका एक्सेलरेशन है 0। टू द नॉर्थ इज सब्जेक्टेड टू अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 8 न्यूटन डायरेक्टेड टुवर्ड्स द साउथ। मतलब बॉडी जा रही है नॉर्थ में और उस पर फोर्स किधर लग रहा है? साउथ में।
तो 0.4 kg की एक बॉडी बना ली जाए। तो मैंने 0.4 kg की एक बॉडी बना ली, ये इधर जा रही है लेकिन इस पर फोर्स पीछे लग रहा है, इसकी वेलोसिटी नॉर्थ में है और फोर्स इसका साउथ में है। इतना समझ में आ गया? 0.4 kg है, 8 न्यूटन फोर्स है, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ऊपर जा रही है। टू द साउथ फॉर 30 सेकेंड, 30 सेकेंड के लिए ऐसा उसने किया, तो 30 सेकेंड तक ऐसा ऊपर की तरफ चलती रही। तो v कितना था? 10 मीटर पर सेकेंड, और फोर्स कितना था? 8 न्यूटन। तो 8 न्यूटन, ये कहाँ गया? 4.10, हाँ ये गया। 8 न्यूटन फोर्स 10 मीटर पर सेकेंड और 30 सेकेंड के लिए चल रही है। बोल रहा है टेक द इंस्टेंट the force is applied to be t is equal to 0, the position of the body at time to be x is equal to 0 and predict its position at t is equal to okay। मतलब उसने कहा कि ये जो तुम्हें पर्टिकुलर इंस्टेंट दे रखा है, दिस इंस्टेंट इज t इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 0। हमने कहा ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं। अगर ऐसा है तो हमसे कह रहा है कि एक तो टाइम हमें बता दीजिए आप, -5 सेकेंड पे क्या कहाँ पर होगी बॉडी। फिर एक कह रहा है -5 के अलावा 25 और 100 पे कहाँ होगी, 25 सेकंड पे कहाँ होगी और 100 सेकंड पे कहाँ होगी। ऐसे 3 क्वेश्चन है। ये आप लोगों ने कर लिया, आसान क्वेश्चन है। इसमें सबसे पहले आपने एक्सेलरेशन निकाला होगा, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया होगा? फोर्स अपॉन मास। फोर्स इज 8, मास इज 0.4, तो कितना? 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि इस डेसिमल से काटेंगे तो 20 आ जाएगा। तो ये 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से इसको पीछे की तरफ खींचा जा रहा है और इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। तो पोजीशन का फॉर्मूला हमें अगर निकालना चाहें तो ये x सीधा फॉर्मूला पता है मुझे, s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो फॉर्मूला तो मुझे पता है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी की बात करें 10 है, टाइम इज -5। बच्चे ना इस बात को बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर जो टाइम है वो टाइम आप माइनस में कैसे ले रहे हो। एक्चुअली तुम इस चीज को समझो, तुम कर क्या रहे हो। एक काम करते हैं, इसको हटाते हैं। मैं कह रहा हूं मैं अभी यहाँ पे था, 10 मिनट पहले मैं कहाँ पर रहूँगा, तो कहोगे 10 मिनट पहले सर आप वहाँ पे थे। तो इसको मैं कैसे बोलूँगा फिजिक्स की भाषा में? अभी अगर मैंने इसको t इज इक्वल टू 0 बोला है, तो 10 मिनट पहले मतलब मैं इसको बोलूँगा t-10 पे मैं यहाँ पर था। यही मतलब हुआ? क्या हो गया भाई इसे? किसी के मन में कोई डाउट है तो पूछो, एकदम लॉजिकल क्वेश्चन है। आज तो सभी आए लग रहा है। नहीं यार, कम है, 4 लोग और कम है। कौन है? हम्म, ठीक है भाई, ये एकदम ऐसे ही क्वेश्चन था जो अपन ने कर लिया। आगे देखते हैं, आगे चले। उसके बाद जो अगला क्वेश्चन है, रिकॉर्डिंग इतनी देर से बंद थी क्या? पता नहीं। तो हमने ये वाला क्वेश्चन कौन सा देखा? 4.10। फिर 4.11 दिया था कि आपको बोला है ट्रक स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक ट्रक जा रहा है मस्त आराम से 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, रेस्ट से शुरू हुआ है, 10 सेकेंड पे उसने एक पत्थर को ड्रॉप किया है। और स्टोन इज ड्रॉप्ड बाय अ पर्सन स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ अ ट्रक 6 मीटर हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, मतलब 6 मीटर की हाइट से उसने पत्थर को ड्रॉप किया है। तो वेलोसिटी एक्सेलरेशन पूछा है 11 सेकेंड पे। ये प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है, जबरदस्ती यहाँ तुम लोगों से हुआ नहीं होगा। हो गया क्या? देखो ये ऐसा समझो कि एक ट्रक है, ट्रक इधर जा रहा है, इसका एक्सेलरेशन है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी इसकी 0 है और टाइम इसको हो चुका है 10 सेकेंड। तो इस वक्त इसकी जो वेलोसिटी होगी वो u प्लस ए टी से निकाल सकते हैं, दैट इज 0 प्लस 10 इंटू 2, मतलब 20 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ये जा रहा है। इस ट्रक के ऊपर एक आदमी खड़ा हुआ है, इसके हाथ में एक पत्थर है।
ये पत्थर जमीन से 6 मीटर ऊंचाई पर है, तो मेरे लिए क्वेश्चन ये हो गया कि एक स्टोन जमीन से 6 मीटर हाइट पर है, जब इसने इसको ड्रॉप किया होगा तो इनर्शिया की वजह से इस प्लेन क्या बोलेंगे इसको, इस ट्रक की वेलोसिटी इस पत्थर को मिल गई होगी। तो पत्थर की वेलोसिटी कितनी आ गई होगी, 20 मीटर पर सेकेंड। क्वेश्चन चेंज हो गया पूरा अब, प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन बन गया। प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन क्या है कि एक h मीटर हाइट से एक पत्थर को हॉरिजॉन्टली प्रोजेक्ट कर दिया है, तो ये 10 सेकंड पे ऐसा हो गया होगा। तो t इज इक्वल टू 10 सेकंड की घटना है। अब बोल रहा है उसके बाद ये पत्थर ऐसे जाएगा, तो यहाँ पर t इज इक्वल टू 11 हो जाएगा। तो कितनी देर बीतेगी, 1 सेकंड। उस 1 सेकंड के बाद उसने पूछा है, अब देखो क्या क्या पूछा है उसने। 1 सेकंड के बाद पूछा है कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन बता दीजिए। तो देखो भाई, एक्सेलरेशन तो उसका जी रहना है, क्योंकि कभी भी फ्रेम से एक्सेलरेशन एक दूसरे के पास नहीं जाता है, सिर्फ क्या जाती है, वेलोसिटी। तो यहाँ पर इस पत्थर पे अगर हम बात करें, इस m मास के पत्थर पे जो एकमात्र लगने वाला फोर्स mg होगा, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा वो एक्सेलरेशन फोर्स, या पूरा लिख देते हैं, फोर्स अपॉन मास मतलब mg अपॉन m, मतलब आंसर इज g। तो एक्सेलरेशन तो मेरा क्लियर हो गया। अब आ जाओ भैया वेलोसिटी पे। तो वेलोसिटी की बात करेंगे तो वेलोसिटी प्रोजेक्टाइल मोशन में कभी भी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी चेंज नहीं होती, तो इसकी हर मोमेंट पे जो वेलोसिटी रहेगी वो कितनी रही होगी, 20 मीटर पर सेकेंड। किस में चेंज हुई होगी, y में। तो मैं बोलूंगा कि वेलोसिटी इन x डायरेक्शन हमेशा कितनी रहेगी, 20 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इन y कैन बी रिटन एज uy प्लस ay इंटू टी। मैंने क्या लगा दिया, इक्वेशन ऑफ मोशन इन y डायरेक्शन। तो y डायरेक्शन की वेलोसिटी की अगर अपन बात करेंगे तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है y डायरेक्शन में, 0, क्योंकि यहाँ पे तो कोई वेलोसिटी है ही नहीं इसके पास। कितनी है ये, 0, क्योंकि फेंका तुमने हॉरिजॉन्टल है। एक्सेलरेशन कितना है, एक्सेलरेशन 10 है। टाइम कितना बीत चुका है, 1 सेकेंड। तो वी वाई की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि नीचे की तरफ ही जाएगा। तो मुझे वी एक्स और वी वाई दोनों पता चल गए। तो यहाँ पर अगर मुझसे कोई नेट वेलोसिटी पूछेगा तो नेट वेलोसिटी में क्या कितना लिखूंगा, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर, दैट इज अंडर रूट 20 का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 10 का स्क्वायर। तो कितना हो गया ये, 10√3। तो 10√3 मीटर पर सेकेंड, यही आ रहा है क्या आंसर। देखो भैया, क्लास में अगर तुम सॉल्व करके नहीं आओगे तो बेवकूफ की तरह बैठे रहोगे। बोरा व्यक्ति देखा ना, बोरा व्यक्ति जैसे वो बैठा रहता है ऐसे बैठे रहोगे। मेहनत करके नहीं आओगे और क्वेश्चन डिस्कशन में पार्टिसिपेट करने की कोशिश करोगे तो नहीं कर पाओगे, ठीक है। मेहनत करो और मस्त रहो। तुम अगर सोचो कि क्लास में पहली बार आके ही होमवर्क के क्वेश्चन एकदम क्लास में आके पहली बार देखेंगे और मेरे समझ में आ जाएंगे, नहीं आएंगे, कोई चांस ही नहीं है। बिना मेहनत के पढ़ाई करने की सोच रहे हो तो भाई नहीं हो सकती, असंभव, असंभव हो ही नहीं सकती। बाकी क्वेश्चन सारे प्रोजेक्टाइल के हैं, बस फॉर्मूला इस चैप्टर से एक ही लग रहा है, F=m है बस, इसके अलावा कोई। इससे पहले काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन था, ये वाला प्रोजेक्टाइल का क्वेश्चन है। इसमें एनएलएम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, सिर्फ F=ma के अलावा, ठीक है ना। कितने हो गए, 11। कितने, क्या क्या दिया था और इसके बाद 13 दिया था। A man of mass 70 kg stands on a weighing scale in a lift which is moving upward, downward, upward with uniform acceleration। अच्छा, यूनिफॉर्म स्पीड है, तो स्पीड का तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने तो जो पढ़ा है वो किसके लिए पढ़ा है, एक्सेलरेशन के लिए। स्पीड का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका तो सीधा अपने को फिक्स हो गया कि यहाँ पर जो इसका जो मास होगा, इसका जो मास होगा वो mg के बराबर ही होगा, मतलब ये हो जाएगा 700 न्यूटन। कैसा दिख रहा है गंदा सा इसमें, अच्छा से नहीं लिखा सकते क्या। बुरा मान रहा है।
देखा, तुम ही नालायक नहीं हो, और भी हैं, उधर भी नहीं सॉल्व करके आए। हाँ तो ये गंदे से दिख रहा है, इसकी टेंशन मत लेना। डाउनवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, अगर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है तो जी इफेक्टिव कितना था, तो मतलब वेट कितना था, एम जी माइनस ए, तो जी माइनस ए कर दिया होगा, तो 10 - 5 कितना हो गया होगा, 5, 5 7 35, 350 न्यूटन, है ना। फिर उसके बाद है, अगर अपवर्ड जा रहा है तो क्या हो गया होगा, एम जी प्लस ए, ठीक है। और अगर बोल रहा है कि व्हाट वुड बी द रीडिंग इफ द लिफ्ट मैकेनिज्म फेल्ड एंड इट हर्टल डाउन फ्रीली अंडर ग्रेविटी, अगर देखो तुम ग्रेविटी की वजह से गिर रहे हो, इसका आंसर क्या होना चाहिए, ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, जीरो, क्योंकि नॉर्मल डायरेक्शन उस केस में कितना हो जाएगा, जीरो। इसको चलो जस्टिफाई करते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों, कौन बोला, मैं कौन, नाम बता, पहले ही, तूने सारे लेक्चर देखे हैं, तो देख समझ जाएगी फिर। इसने इसको नीचे दबाया होगा वेइंग मशीन को नॉर्मल से, तो इस पर नॉर्मल किधर लगा होगा, ऊपर, और इसका खुद का वेट नीचे लग रहा है तो एम जी, तो इस लड़के को अगर मैं बाहर निकाल लूँ तो इस लड़के पे नॉर्मल ऊपर है और एम जी किधर है, और इसका एक्सेलरेशन जी के बराबर हो गया, तो नीचे की तरफ इक्वेशन लिखी जाए, इक्वेशन क्या लिखेंगे, एम जी माइनस एन इज इक्वल टू एम ए, तो नॉर्मल की वैल्यू कितनी हो गई, एम जी माइनस ए। अब तुम्हारा ए किसके बराबर हो गया, जी के, तो नॉर्मल कितना हो गया, जीरो, नॉर्मल जीरो तो कोई भी रीडिंग आने वाली, सिंपल, समझ गई। हाँ, तो ये छोटी सी बात थी, लिखना है क्या, लिख लिया तुमने, हो गया था, वेरी गुड, शाबाश। कितने लोगों को कोई डाउट नहीं आया पूरे होमवर्क में, जीरो डाउट वाला है तो नहीं, एक डाउट, एक क्वेश्चन में डाउट आया, कौन से में है, 28, दो डाउट, दो डाउट आए, तीन डाउट, बस तीन से ज़्यादा नहीं आने चाहिए था होमवर्क में, ऐसा कुछ था नहीं। सोचो अब यहाँ तक पहुँचना है, तो भाई 13 हो गया, 13 के बाद क्या दिया था, तो 14 दिया था, 14 तो इजी क्वेश्चन है, 14 आप लोग कर पाए क्या, नहीं, तो 14 इजी क्वेश्चन है। इम्पल्स का मतलब क्या समझते हैं आप, चेंज इन मोमेंटम, इम्पल्स का मतलब क्या है, चेंज इन मोमेंटम, मास तो फिक्स है, वेलोसिटी का ही तो चेंज निकालना है, एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या देता है, वेलोसिटी, तो आओ बातें करें। तो उसने बात कर रखी है 0 पे, ग्रेटर देन 4 पे, और 0 से 4 के बीच में, यही है ना। फोर्स की बात कर रखी है, फोर्स ऑन द पार्टिकल, 0 से कम पे तो कोई मतलब ही नहीं है इस पे। एक्चुअली पार्टिकल अगर तुम देखोगे तो एक्सटी ग्राफ है, एक्सटी ग्राफ में अगर तुम फोर्स की बात करोगे तो इस पे फोर्स हमेशा जीरो ही है, क्योंकि देख इसकी वेलोसिटी यहाँ पे जीरो, क्योंकि स्लोप जीरो, यहाँ पे वेलोसिटी कांस्टेंट, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन कितना है, और यहाँ पे भी एक्सेलरेशन कितना है, तो इसका मतलब एक्सेलरेशन तो जीरो है, तो हर जगह इस पे फोर्स कितना आ रहा होगा, जीरो। ये तो सबके समझ में आ गया कि फोर्स के साथ तो कोई भी लोचा नहीं है। लोचा फिर हो किसके साथ रहा है, इम्पल्स निकालने में। तो इम्पल्स की कैलकुलेशन में तुम्हें थोड़ा भोले बच्चे बन गए तुम, उसने 0 और 4 सेकंड पे देखा है, तो मैं तुम्हें अलग से करके दिखाता हूँ, 3 4 है ना, यही है ना, देखो ये तुम्हारा हो गया एक्सटी ग्राफ, ये 3 है और ये वाला 4 है, यही है ना क्वेश्चन। और मास कितना दिया, 4 kg, मास इज 4 kg। ये ग्राफ ऐसा है, यहाँ से शुरू हुआ है नेगेटिव से, फिर ये गया है ऐसे, और फिर ऐसा हो गया हॉरिजॉन्टल। चलो भाई, तो उसने बात करी है t इज इक्वल टू 0 पर इम्पल्स क्या होगा। तो इम्पल्स का हमें पता है फॉर्मूला, चेंज इन मोमेंटम मतलब मास इनटू चेंज इन वेलोसिटी। अब एक ही 0 पर दो वेलोसिटीज इनिशियल और फाइनल कोई सेंस नहीं बनाती हैं, इसका मतलब यहाँ पे गेम कुछ दूसरा होगा। 0 से जस्ट बाद में और 0 से जस्ट पहले, इन दोनों को देखना है। जब मैं 4 सेकंड बोल रहा हूं तो 4 सेकंड पे 4 से जस्ट पहले और 4 के जस्ट बाद।
तो 4 से 0 से जस्ट पहले ये लाइन तो हॉरिजॉन्टल है, तो इसका स्लोप कितना होगा 0। 4 के बाद ये लाइन ऐसी, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा 0। यहां से लेके यहां तक इसका स्लोप अगर निकालें तो स्लोप हो जाएगा मेरे पास y अपॉन एक्स। तो y कितना है 3 और x कितना है 4। स्लोप निकालना आता है सबको? स्लोप कितना है y अपॉन एक्स। ये तो याद है ना स्लोप का फॉर्मूला, स्लोप इज y अपॉन एक्स। तो जो एक्स टी ग्राफ का जो स्लोप होगा वो वेलोसिटी देगा, तो वेलोसिटी विल बी 3/4। तो वो मैंने यहाँ पे लिख दी। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है। अब उसने बोला है कि इम्पल्स बता दो, तो जीरो पे बात करेंगे। तो जीरो का देखो मास तो इसका 4 हो गया, जीरो पे इसके जस्ट बाद में फाइनल होगा और पहले इनिशियल होगा। तो जीरो के जस्ट बाद में वेलोसिटी कितनी है 3/4 और इनिशियल कितनी है 0। इट इज m इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। इम्पल्स क्लियर है? न्यूटन सेकेंड यूनिट। अब दूसरी ही अपनी बात करनी है। दूसरा है अपने को कहाँ जाना है, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। देखो 4 सेकेंड पर अगर इम्पल्स की बात करेंगे तो m इंटू वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, मास 4 है, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 4 सेकेंड पे 0। 4 के जस्ट बाद, 4 के जस्ट बाद कितनी है, और इनिशियल कितनी है माइनस का, तो इम्पल्स कितना हो जाएगा माइनस का 3 न्यूटन सेकेंड। समझ में आ गया सबके? किसी को मन में कोई डाउट? पक्की बात? नानी घर गई थी, मोटी होके आई है पता है, अच्छे से खिलाया नानी ने, गुड। यहाँ पे खाना नहीं मिल देती ना मम्मी तुझे? क्वेश्चन नंबर 15 ऐसा कह रहा है कि टू बॉडीज आर, ये तो घटिया क्वेश्चन है, इसमें डाउट है क्या किसी को? सबसे हो गया होगा, ये तो क्लास का ही क्वेश्चन है ऐसा, इसमें बस इन्होंने वैल्यूज दे दी है। कचू हो गया तेरे से? ठीक है। 15 में किसी को डाउट? जिन नालायकों ने सॉल्व नहीं किया है वो अगली क्लास में इसे सॉल्व करके आएंगे, डाउट होगा तो पूछेंगे, मैं डिस्कस नहीं करूंगा। लेकिन क्वेश्चन नंबर है बेटा किसका, सेकंड पार्ट 15 का? सेकंड पार्ट क्या है? भूसा खाएगी? क्या खाने में खा के आई थी आज? हैं? याद नहीं है भाई, इतनी याददाश्त कमजोर हो गई। 10 20 600 न्यूटन ए पे लगेगा बी पे लगेगा। टेंशन है ना लाइक, देख इधर, शर्म आ रही है मुझे बताते हुए क्वेश्चन, सही बताऊं तो। अरे सेकंड में उस बार एक में फर्स्ट वाले में लेफ्ट में फोर्स लग गया है, और सेकंड वाले में जो फोर्स है वो राइट में लगा देना 600 न्यूटन बस। थोड़ी देर में तू ना ऐसे चम्मच में पानी भरेगी और डूबने की कोशिश करेगी, इतनी शर्म आएगी तुझे, देख। आ रही है क्या? कहाँ तक आई शर्म? आ गई शर्म? जिसको नहीं आई शर्म उसके फूट गए करम। छोरो तुम सबसे तो हो गया है ना, पुराना साहब हो गया क्या? 3 क्वेश्चन कौन से करके आए थे? अगली बार घुसे का थोड़ा जो फ्रीक्वेंसी है और फोर्स है दोनों ही बढ़ेगा। 1 सेकंड में 3 घुसे पड़ेंगे फिर। अरे समझ में आ गया? अरे प्रांजल हो गया? ठीक है, चलो भाई। 16वां क्वेश्चन क्या था?
Two masses 8 and 12 kg are connected by two ends of a light inextensible string goes over a frictionless pulley. इसका सीधा फॉर्मूला याद है तुमको, है ना? m2 माइनस एम वन जी अपॉन एम वन प्लस एम टू, और दूसरा था 2m1 m2 अपॉन एम वन प्लस एम टू इंटू जी, पुली का, याद है? इसके बाद क्या दिया था? 16 के बाद 20 दिया था। ये क्वेश्चन भी क्लास का ही है ना? ये क्लास का ही क्वेश्चन है ना, बैट वाला ना? ठीक है। इसके बाद क्या दिया था? 23। अब भाई ये है मजेदार चीज। एक्सप्लेन वाई अ हॉर्स कैन नॉट पुल अ कार्ट एंड रन इन एम्प्टी स्पेस। क्या कह रहा है ये? एम्प्टी स्पेस से क्या मतलब है इसका? एम्प्टी स्पेस से क्या मतलब है? वही है ना, क्योंकि वो कह रहा है अ हॉर्स कैन नॉट पुल अ कार्ट एंड रन इन एम्प्टी स्पेस। एम्प्टी स्पेस का मतलब ऐसा नहीं खाली जगह मैदान है, वो मैदान में तो दौड़ ही जाएगा ना यार। एम्प्टी स्पेस से मतलब ये मेरे हिसाब से ये होगा कि जहां पे स्पेस मतलब जहां पे मीडियम नहीं है, ऐसे ही होगा ना? इसका ये एम्प्टी स्पेस का मतलब क्या है भाई? कांड? अच्छा काट दो। रुको इसको देखते हैं अभी, ये एम्प्टी स्पेस से क्या कहना चाह रहा है, पहले बाकी तीन देखते हैं। पैसेंजर्स आर थ्रोन फॉरवर्ड एंड फ्रॉम देयर सीट्स व्हेन अ स्पीडिंग बस स्टॉप सडनली। ये तो पता है ना। इट इज इजियर टू पुल अ लॉन मूवर देन अ पुश इट, ये अभी मैं पढ़ाऊंगा, है ना? पुल इज इजियर देन पुश, ये भी मैं पढ़ाऊंगा, है ना? इसको फिजिक्स से अपन प्रूव कर देंगे। और अ क्रिकेटर मूव्स हिज हैंड्स बैकवर्ड व्हाइल होल्डिंग अ कैच, ये भी एग्जांपल बता दिया था, है ना? सब इनर्शिया की वजह से। ये मैं अभी तुम्हें बताऊंगा ऐसा क्यों कर रहे हैं, और ये दोनों इनर्शिया की वजह से। और इसका क्या मतलब है, ये एम्प्टी स्पेस से मुझे मतलब पहले बताओ। अगर देखो मैं तुम्हें दोनों केस बता देता हूँ क्या है। अगर जैसे मान लो, सुनो, जैसे मान लो तुम स्पेस में चले गए, स्पेस में अगर चले स्पेस में स्पेस टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बन के गया है घोड़ा। तो जैसे अगर मान लो स्पेस में है अपन, और अगर वहां पे कुछ भी नहीं है, तो जमीन भी नहीं है। अब तुम्हें अगर घोड़े को चलना है, तो चलने का उसका प्रोसेस ये होता है कि वो जमीन को पीछे धक्का देता है, जमीन उसको आगे आगे धक्का देती है। तो वहां पे वो धक्का पीछे देगा किसे? अगर कुछ एम्प्टी स्पेस है तो पीछे किसे पुश करेगा जिससे उसे आगे न्यूटन थर्ड लॉ के हिसाब से उसे रिएक्शन मिले? तो एक्शन रिएक्शन क्रिएट ही नहीं होगा, तो वो आगे चल ही नहीं पाएगा। अगर फ्री स्पेस का मतलब ये है, तो बाकी इस वाले फ्री स्पेस का क्या मतलब है? क्या लिखा है? पढ़ पढ़ पढ़। बिल्कुल सही बात कह रहा है, ये वही मतलब है कि अगर जैसे तुम जब जमीन पे चल रहे हो तो तुम्हें फोर्स चलाने के लिए कोई फोर्स चाहिए ना। अगर चलाने के लिए फोर्स चाहिए तो तुम क्या करते हो? जमीन को पीछे धक्का देते हो, जमीन तुम्हें आगे धक्का देती है। अब हॉर्स प्लस कार्ट सिस्टम पे कोई एक्सटर्नल फोर्स कहाँ से आएगा? वो एक्सटर्नल फोर्स हॉर्स प्लस कार्ट सिस्टम पे फोर्स आता था जब घोड़ा जमीन को धक्का देता था। जमीन उसको जो आगे धक्का देती थी, वो धक्का हॉर्स प्लस कार्ट सिस्टम के लिए एक्सटर्नल का काम करता था। अब वो फोर्स ही नहीं है, तो फिर कैसे जाएगा? समझ गए ना? तो जब सिस्टम पे नेट फोर्स नहीं है तो नेट एक्सेलरेशन नहीं है, नेट एक्सेलरेशन नहीं है तो वो मूव करने वाला नहीं है। ठीक है, चलो, यहाँ तक कोई डाउट? आनंदी सो रही है क्या? ऐसे ऐसे सो सकती है? तो मेरे हिसाब से हमने हमने नहीं, मतलब आप लोगों ने घर पे ढेर सारे क्वेश्चंस कर लिए। तो फिर क्या खा रहा है? चोट लग गई? कैसे? बे- बेटा जबरदस्ती हर जगह आराम से बैठना है ना? हाँ। पेपर बहुत शार्प होता है, उंगली कट जाती है। बताइए भाई, कहाँ तक पढ़ चुके अपन?
स्प्रिंग बैलेंस पढ़ लिया? दिखाओ जरा, आगे चलो जरा, ये पेज पलटो, बस आओ बातें करें आगे। तो गधो, हे मेरे प्यारे गधो प्लस गधियो, इधर देखो। यार ये क्वेश्चन है, इसमें ऐसा कह रहा है कि एक स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट दे दिया अपन को 100 न्यूटन पर मीटर, और उसका मास दे दिया 15 केजी, और ऐसे एक ब्लॉक को स्प्रिंग से बांध के लटका दिया। तो स्प्रिंग को जब ब्लॉक से बांध के लटकाया होगा तो क्या हुआ होगा, ब्लॉक नीचे गया होगा, तो स्प्रिंग में एलोंगेशन हुआ होगा। तो हमसे पूछ रहा है फाइंड एलोंगेशन इन स्प्रिंग। स्प्रिंग में एलोंगेशन जानने की इच्छा है उसकी। तो देखो, अगर स्प्रिंग में एलोंगेशन जानने की इच्छा है तो इच्छा तो किसी की कुछ भी हो सकती है। इस पे ऊपर की तरफ कुछ फोर्स लग रहा होगा जो स्प्रिंग लगा रही होगी, जैसे अपन स्प्रिंग फोर्स बोल सकते हैं, या इसको टी बोल दो। टेंशन ही अभी तक अपन झेलते आए हैं तो टेंशन ही बात कर लेते हैं। नीचे की तरफ इस पर 15G लग रहा होगा। इक्विलिब्रियम सिचुएशन में क्या हुआ होगा, इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम सिचुएशन में क्या हो रहा होगा कि T शुड बी इक्वल टू 15G होना चाहिए। और तुमको पता है कि स्प्रिंग में जो स्प्रिंग फोर्स होता है वो kx के बराबर होता है। तो स्प्रिंग में जो टेंशन होगी वो किसके बराबर होगी, kx के। तो हम यहाँ पे T की वैल्यू किसके बराबर डाल देंगे, kx के। kx इज इक्वल टू 15G, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 15, g की जगह 10 डिवाइडेड बाई 100, तो इसका आंसर आ जाएगा 1.5 मीटर। ठीक है, आसान है। इसको चाहो तो 1000 कर लो तो थोड़ा सेंटीमीटर में अच्छा लगेगा, 0.15 मीटर, वरना ठीक है चलेगा, हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। 1.5 मीटर स्प्रिंग एलोंगेट हो सकती है, नॉट अ बिग डील। ओके, बता रहा हूँ। इक्विलिब्रियम मतलब फोर्स का बैलेंस होना, बॉडी पे नेट फोर्स का जीरो होना। अभी पढ़ाऊंगा आगे इक्विलिब्रियम, ठीक है। फाइंड रीडिंग ऑफ स्प्रिंग बैलेंस। और क्वेश्चन ये है कि एक टेबल है, टेबल पे दो पुली लगी है, पुली बहुत सुंदर सी हैं, और इधर एक 5 किलो का ब्लॉक है, इधर भी एक 5 किलो का ब्लॉक है। आसान क्वेश्चन। इस तरीके से ऐसे दो पुली लगी है, और ये बीच में स्प्रिंग बैलेंस लगा है। स्प्रिंग बैलेंस क्या मेजर करता है, टेंशन। तो अपन को स्प्रिंग बैलेंस देखते ही उसको सिर्फ टेंशन मान के सॉल्व करना है, इसके अलावा दिमाग नहीं लगाना, सिर्फ टेंशन निकालनी और कुछ नहीं करना। तो टेंशन की कैलकुलेशन के लिए अगर हम इसको देखें तो आप लोग करेंगे या मैं करूं? हाँ, आप कर दें, है ना। इधर 5G, इधर 5G। ये देखो स्प्रिंग मासलेस है, तो इस पूरे में टेंशन सेम होगी कि अलग अलग होगी, सेम। ठीक है, एक बात बताओ, इधर 5G इधर 5G, तो इसका कोई एक्सेलरेशन होगा क्या, नहीं। नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, 0। ठीक है, तो मैं ऐसा भी, या फिर एक बार को चलो मान लो समझने के लिए कर लेते हैं, क्योंकि मास सेम ले लिया मैंने, तो अगर लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, हालांकि 0 ही आएगा। जैसे मैं इधर लिखूंगा इक्वेशन, क्या लिखूंगा, 5G माइनस टी इज इक्वल टू 5 है। फिर इस वाली पे क्या लिखूंगा, t माइनस 5G इज इक्वल टू 5 है। दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूं तो इधर 0 इज इक्वल टू 10a, तो एक्सेलरेशन कितना हो गया, 0। क्या कर रही है बेटा, -10 कैसे होगा, डिवीजन है ना, 0/10 कितना होता है, 0। हाँ, क्या क्या खा के आई है नानी घर पे। कितना समझ में आ गया, एक्सेलरेशन 0 है मतलब टेंशन 5G के बराबर है,
टेंशन इज इक्वल टू 5g। एक्सेलरेशन की वैल्यू वापस से डाल दो, ये तुम्हारी इक्वेशन नंबर 1 बोल दो और इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दो। समझाने के लिए बाकी और कुछ नहीं है। तो बस 50 न्यूटन रीडिंग आ गई, खत्म, कुछ नहीं करना। कितनी रीडिंग आ गई? 50 न्यूटन, दैट्स इट। क्योंकि स्प्रिंग बैलेंस में टेंशन ही स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग है, तुमको बस टेंशन निकालनी है हर बार और कोई भी नया काम नहीं करना है। ओके, एक आध अच्छा क्वेश्चन कराता हूँ, चलो। हाँ, स्प्रिंग मासलेस ही होगी, स्प्रिंग में ऐसा कुछ नहीं, स्प्रिंग मासलेस ही रहेगी अपने लिए। अगर मास हो गया ना तो जीवन में बेटा जो आतंक मचेगा ना, संभाले नहीं संभलेगा। उसके बारे में सोचो भी मत कि मास होगा। छपाई हो गई क्या? डन 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 डन। देखो, स्प्रिंग के बाद आपको जो दूसरी चीज देखनी चाहिए वो ये है, स्प्रिंग बैलेंस की छोटी सी बात थी, बस टेंशन निकालनी है। स्प्रिंग बैलेंस हटा के वहाँ पे सिंपल रस्सी मानो और उसमें टेंशन निकाल लो, वही उसकी रीडिंग है। एक एग्जांपल जो कराने की मेरी इच्छा थी वो ये थी कि जैसे कि ये है 5 kg, ये है 3 kg, इस पे ऊपर मैंने फोर्स लगाया है 40 न्यूटन। या 40 अच्छा लग रहा है क्या? नहीं यार, मज़ा नहीं आ रहा। 80 न्यूटन। ये पुली है, पुली के ऊपर से रस्सी गई है, इसका एक ब्लॉक 5 kg का है, एक ब्लॉक 3 kg का है, और इस पुली को ऐसे पकड़ के ऊपर खींच रहे हैं और ये पूरा सिस्टम जमीन पर रखा हुआ है। पुली मूवेबल है। अभी तक पुली कैसी चल रही थी? फिक्स। लेकिन इस बार पुली कैसी है? मूवेबल। चलो देखो इधर। हाँ, क्या कह रहा है? पुली, हाँ, पुली में एक रस्सी बंधी है, उस रस्सी का टेंशन 80 न्यूटन। तो बात ऐसी है कि जब भी ऐसा क्वेश्चन आए ना, तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए, अच्छा पूछा क्या है इसमें? पूछा है फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक। फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ बोथ ब्लॉक्स। दोनों एक्सेलरेशन का, वो ब्लॉक्स का, दोनों ब्लॉक्स का एक्सेलरेशन जानने की इच्छा है इसकी। बेटा रुक जा, अभी मैं बता रहा हूँ, मैं ही डिस्कस करूंगा, तुझसे नहीं करा रहा। इतने दिन बाद तुझे बहुत मिस किया गया क्लास में, मुझे पता है। अगर देखो यहाँ पे जो भी फोर्स है, पुली में फोर्स इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा क्योंकि पुली मासलेस है। अगर ये 40 न्यूटन है तो यहाँ पे जो फोर्स आएगा वो 40 न्यूटन हो जाएगा और यहाँ पर भी 40 न्यूटन हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है क्या तुमको? नहीं? ठीक। इसमें पुली में यहाँ पर मैंने पुली का एफबीडी बना दिया, आपको पुली के एफबीडी से कोई प्रॉब्लम नहीं। इसमें अगर 40 है तो इसमें भी 40 होना चाहिए और इसमें भी कितना होना चाहिए? 40। और नीचे की तरफ यहाँ पर 5g मतलब 50, यहाँ पर 3g मतलब 30। अब एक बात बताओ कि क्या इस 5 kg ब्लॉक का अगर मैं एफबीडी बनाऊं जिसमें ऊपर की तरफ 40 लग रहा है, नीचे की तरफ 50 लग रहा है और ये जमीन पर रखा हुआ है, क्या इस 40 न्यूटन की औकात है कि इस 5 kg के ब्लॉक को ऊपर उठा दे? तो इसका एक्सेलरेशन तो कितना हो जाएगा? 0। रीजन समझ में आ गया? क्योंकि ये ऊपर उठेगा ही नहीं, जमीन पे पड़ा हुआ है। लेकिन अगर तुम इस वाले ब्लॉक को देखोगे 3 kg वाले को, तो इसमें ऊपर कितना है? 40, और नीचे कितना है? ये तो उठा लेगा, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। इसका एक्सेलरेशन मैंने मान लिया a, तो मैं लिखूंगा 40 माइनस 30 बराबर 3a। तो एक्सेलरेशन हो जाएगा इसके पास 10/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझे बात को? किसी के मन में ऐसा तो नहीं आ रहा कि सर 50 न्यूटन ज़्यादा है तो ज़मीन तोड़ के नीचे घुस जाएगा? नहीं नहीं, आ सकता है ना। उस केस में यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन आ गई होगी साथ में। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन तो 0 हो जाएगा, तो मैं ऐसा लिख दोगे 40 प्लस n माइनस 50 इज इक्वल टू 5 इंटू 0
तो ज़मीन पे जो नॉर्मल लग रहा होगा वो 10 न्यूटन आ जाएगा, बस और कुछ नहीं हो। ठीक है ना? अरे हाँ ना। ठीक। हाँ, यही लिखना है कि 50 इज बिगर देन 40 न्यूटन, दैट्स व्हाई इट विल नॉट लिफ्ट। अब तो मुझे एक और क्वेश्चन याद आ रहा है, आप लोग लिख लिए? मैं अभी कंस्ट्रेंट नहीं पढ़ा रहा हूँ, कंस्ट्रेंट बोर्ड्स में है भी नहीं, लेकिन कंस्ट्रेंट मैं आपको पढ़ाऊंगा जब आपका ये सिलेबस ख़त्म हो जाएगा उसके बाद। कंस्ट्रेंट मोशन में अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? कंस्ट्रेंट मोशन नीट और जेई में दोनों में है, बोर्ड में ज़रूरत नहीं पड़ती। अभी तो एक पुली से तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, अगर ऐसी 4 पुली लगा दी जाए तो फिर कैसा लगेगा? हाँ, चलें आगे। 1 मिनट। अरे आनंदी, तुम तो जल्दी लिख रही थी, अब धीमे कैसे हो गई? आनंदी बेन पटेल। तो हमने ये भी देख लिया। अब देखो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम की स्पेलिंग क्या होती है? इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। आपको नहीं दिख रहा क्या? अच्छा। अच्छा नहीं लगता है तुमको, दिख नहीं रहा है? फिर क्या प्रॉब्लम है इस येलो कलर में? वाइट अच्छा होता है। वो लाइट ग्रीन इसमें दिखेगा ही नहीं ना। अच्छा ये डार्क है। अच्छा ये वाला लाइट ग्रीन होता है, दिखता है क्या इधर? हाँ, इधर तो दिख रहा है। बेचारा लड़कियों को पढ़ाओ तो इनकी भाई कलर चॉइस भी है कि सर इस पेन से नहीं, इस पेन से लिखा जाए। कॉन्सेप्ट समझने पे ध्यान देंगे, कलर्स पे ध्यान नहीं देंगे, है ना? कलर्स, कलर थेरेपी होती है। मेरी मेंटल स्टेट एकदम सही है, मुझे कलर थेरेपी की कोई ज़रूरत नहीं है। इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस की अगर बात करी जाए तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस में बात ऐसी है कि एग्जाम्पल से ही समझते हैं। इक्विलिब्रियम का मतलब होता है सिस्टम पे लगने वाला जो भी नेट फोर्स है वो जीरो हो जाए, ठीक है? इसके लिए ना लेमिस थ्योरम भी पढ़ाई देते हैं। लेमिस थ्योरम जानते हैं आप? मैथ्स में आती है। लेमिस थ्योरम ये कहती है कि जिससे एक पॉइंट पे 3 फोर्स लग रहे हैं, इसका मान लो फोर्स का नाम है F1, इसका नाम है F2, इसका नाम है F3। ध्यान रखना तीनों आउटवर्ड है, एक ही पॉइंट पे पास लगे। F1 के सामने का एंगल है अल्फा, F2 के सामने का एंगल है बीटा, एंड F3 के सामने का एंगल है गामा। तो थ्योरम ये कहती है कि F1 अपॉन साइन अल्फा शुड बी इक्वल टू F2 अपॉन साइन बीटा इज इक्वल टू F3 अपॉन साइन गामा। ये थ्योरम, ठीक है? मैं इसका कभी यूज़ नहीं करूँगा, ये भी पक्की बात है ना? आओ मैं समझाएं कि आखिर हम कहना क्या चाह रहे हैं, बिना इसके भी मैं काम करूँगा हमेशा। अगर कोई भी बॉडी पे नेट फोर्स जीरो है तब हम बात कर रहे हैं। इफ़ एफ नेट इज़ जीरो तभी ऐसा हम बोल सकते हैं कि अगर मान लो इस ये जो बॉडी है ना, ये पॉइंट मास जो अपन ने बनाया है, अगर इस पर नेट फोर्स जीरो है तभी हम बोलेंगे कि ये रिलेशन ये रिलेशन ट्रू रहेगा इस कंडीशन में। ओके, एग्जाम्पल से ही फिजिक्स समझी जाए तो ज़्यादा बढ़िया है। इसमें बात ऐसी है दोस्त कि ये सिचुएशन है, यहाँ पे एक
5 kg का एक ब्लॉक है और ये 2 रस्सियां इसमें इस तरीके से बंधी हैं। एक पे मैं फोर्स लगा रहा हूं मैं, और एक पे ये जो एंगल है ये 37 डिग्री है वर्टिकल से। तो मेरे से क्वेश्चंस पूछे गए हैं। मेरे से पहले क्वेश्चंस ये हैं कि ये ऐसे रस्सी बीच में बंधी हुई है ना, मेरे से क्वेश्चन से पूछे गए हैं फाइंड, इसका नामकरण कर देते हैं ओ, इसका नाम रख देते हैं ए, और इस ब्लॉक का नाम यहाँ पर रख देते हैं बी। तो फाइंड टेंशन find tension in string OA and AB if system is in equilibrium। मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ इक्विलिब्रियम में ना, समझ जाना इक्विलिब्रियम की बात हो रही है। अब इस तरीके के सिस्टम पे नेट फोर्स 0 है और हमसे कह रहा है कि भैया ये बताओ इनमें टेंशन कितनी है। तो जैसा देख के तुम्हें पहली बात तो ये समझना है कि यहाँ पर 2 रस्सी अलग अलग हैं, एक नहीं है। ये रस्सी को तुमने कंस्ट्रेंट किया है कि वो इधर ही खिंचे, तुमने बिल्कुल नहीं चाहा है कि ये रस्सी सीधी चली जाए, तुम चाह रहे हो कि सीधी नो के इधर खींच के आए। तो इसका मतलब ये रस्सी मेरे लिए अलग हो गई, ये रस्सी मेरे लिए अलग हो गई। जब भी ऐसी सिचुएशन आएगी तो पहला काम है फ्री बॉडी डायग्राम। तो इसमें ना इस पॉइंट का फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं मैं। इस पॉइंट पे इस रस्सी में टेंशन T1 है, सही बात है। इसके अलोंग इस पे जो भी फोर्स लग रहा है T2, या इसको नाम में यहां पर T2 दे देता हूं, नामकरण अलग ही कर देते हैं। यहाँ पे T2 है, दिस इज T1 एंड दिस इज F। आप लोग चाहें तो अलग से बना लेना, मैंने एक ही में बना दिया है। और यहाँ पर अगर अपन बात करेंगे तो ये T2 है और यहाँ पर जो लग रहा होगा वो लग रहा होगा 5G, और सब कुछ इक्विलिब्रियम में। अगर सब कुछ इक्विलिब्रियम में है तो देखो भाई ऑन ब्लॉक अगर मैं बात करूँ, इस ब्लॉक के ऊपर कोई एक्सेलरेशन है ही नहीं, तो ऊपर वाला फोर्स शुड बी इक्वल टू नीचे वाला फोर्स। तो इसका मतलब T2 की वैल्यू 50 न्यूटन आ गई कि नहीं आ गई? हाँ है ना। अब इसके बाद इस पॉइंट को मैं वापस से तुम्हारे लिए ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ पे फिर काफ़ी ज़्यादा रायता फैल सकता है। इधर F है, और नीचे की तरफ 50 न्यूटन। होगी सारी चीज़ें। वेदे इधर देख बेटा, क्या कर रही है? ये एंगल 37 डिग्री है, उसके कंपोनेंट्स कर लेंगे। ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, कॉस या साइन? कॉस 37 की वैल्यू, साइन 37 की वैल्यू। इतना चमक गया। अगर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो मैं यहाँ से कुछ चीज़ें कंक्लूड कर सकता हूँ कि देखो भाई अगर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो थोड़ा सा जगह तो बना ही सकते हैं। अगर ये पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो F(x) शुड बी 0 एंड Fy शुड बी 0। सही बात है, अगर इक्विलिब्रियम है तो x में भी फोर्स 0 होने चाहिए और y में भी फोर्स 0 होने चाहिए। तो मैंने x में पहले 0 करता हूँ, तो x में 0 करूंगा तो मैं लिखूंगा 3T1/5 शुड बी इक्वल टू F। हाँ है ना। तो ये वाला फोर्स बराबर ये वाला फोर्स, ये होगी इक्वेशन नंबर 1। और फिर जब मैं बोलूंगा कि भैया y में भी 0 करके दिखाओ, तो मैंने y में 0 कर दिया। तो y में मैंने लिख दिया 4T1/5 शुड बी इक्वल टू 50, क्योंकि ऊपर की तरफ कितना है 4T1/5, नीचे की तरफ कितना है 50। सही बात है, क्योंकि T2 की वैल्यू तो 50 के बराबर है। तो यहां से मुझे T1 पता चल गया। T1 की वैल्यू आ गई 250/4। तो मेरा एक आंसर तो पता चल गया, ये मेरी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। T2 मैं ऑलरेडी पता कर चुका हूँ, मेरे आंसर तो दोनों आ चुके हैं। लेकिन मैं अब फोर्स भी निकालूंगा, तो मैं इन इक्वेशन नंबर
वन वन है ना, तो मैं इक्वेशन नंबर वन में वापस से इस T1 की वैल्यू रखूंगा, तो मेरे पास F आ जाएगा 3/5 इंटू T1 की वैल्यू 250/4। तो ये कितना हो गया? 150/4। 150/4 कितना होता है? 37.5। 37.5 न्यूटन। ठीक है, क्या तुम्हें समझ में आ गई सारी बात? तो बेसिक स्टेप है, उन पे वापस से सोचते हैं हमने क्या क्या किया। इक्विलिब्रियम के केस में हमने सबसे पहले देखा कि बॉडी पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। नेट फोर्स जीरो दिखा है, उसके बाद पहला काम फ्री बॉडी डायग्राम, हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया। एक्स में और वाई में दोनों में अपन ने उसको स्प्लिट कर लिया। एक्स और वाई में स्प्लिट करने के बाद मैंने एक्स को बैलेंस कर दिया और वाई को बैलेंस कर दिया, बस इतना ही काम किया है। फोर्सेस, अब इसमें देखो जो जो चीज़ मैंने की है ये मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ। फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है तुम्हें बताया जा चुका है। उसके बाद तुमको ये बता रखा है कि जब भी तुम्हें आड़े तिरछे फोर्स दिखे हैं तो फोर्स को कंपोनेंट करना है, कंपोनेंट करना सिखा दिया। और तीसरी चीज़ है उनको बैलेंस करना, मतलब ऊपर वाले बराबर, नीचे वाले, लेफ्ट वाले बराबर, राइट वाले। ठीक है, छापो। थोड़ा जूम करना है क्या आपको? ये लिख रखा है क्या आपने? लेमिस थ्योरम लिख लिया? आई थिंक इतना जूम करने से काम हो जाएगा तुम्हारा। हो जाएगा इतने से काम। आप लोग छापिए आराम से।
हेलो हेलो हेलो। हाँ, चलो माइक चालू, अब चालू हुआ है माइक। माइक बंद था। तो क्वेश्चन ये है कि इस m मास के ब्लॉक को मैंने v वेलोसिटी दे के ऐसे खींचा है। अगर इस m मास के ब्लॉक को मैंने v वेलोसिटी दे के ऐसे खींचा है, तो वो जानना चाह रहा है कि व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। इस ब्लॉक की वेलोसिटी क्या रही होगी। तो देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन है ना, तो एक चीज समझना कि एक रस्सी की दो वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है। सोच, दो स्पीड पॉसिबल नहीं है। अब इस बात को सोच, एक रस्सी पकड़ के अपन खींच रहे हैं, ठीक है। ऐसा थोड़ी कि यहाँ की स्पीड अलग हो, वहाँ की स्पीड अलग हो, उससे आगे की स्पीड अलग हो, उससे पीछे की स्पीड अलग हो, ऐसा हो सकता है क्या। एक रस्सी की स्पीड सेम ही रहेगी। तो इसका मतलब इसके हर एक पॉइंट की स्पीड भी ही रहेगी कि नहीं रहेगी इस रस्सी के। हाँ या ना। और मुझे ये पता है कि ये ब्लॉक हमेशा किधर मूव करेगा, राइट साइड, ऊपर उड़ के जाने वाला नहीं है। वो एक स्पेशल सिचुएशन होगी जिसके बारे में अभी हम बात नहीं कर रहे हैं। तो अगर ऐसा है कि हमने ऐसा अज्यूम कर लिया, अज्यूम वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक इज इक्वल टू, मैंने मान लिया u है, ठीक है, इन x डायरेक्शन। इसकी वेलोसिटी इधर u है और ये एंगल अपने को थीटा दिया गया है। तो हमसे पूछता है कि बताइए कि इस ब्लॉक की स्पीड इन द टर्म्स ऑफ v कितना है। तो तुम्हें एक बात समझनी है कि इस u के दो कंपोनेंट हो सकते हैं, हाँ है ना। u का एक कंपोनेंट हो सकता है ऊपर की तरफ u cos थीटा, इधर u है, और इधर वाला हो सकता है u sin थीटा। इतनी बात चमक गई, सही बात है। तो एक रस्सी की दो वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है, तो मैं बोलूंगा u cos थीटा शुड बी इक्वल टू v, हाँ है ना। तो यहां से अगर u निकालने को बोला जाए तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, v अपॉन cos थीटा। समझ गए बात को। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैंने, एंड सिंस string can have only one velocity, तभी मैंने ऐसा लिखा है कि जो u cos थीटा है, दिस u cos थीटा शुड बी इक्वल टू v। चमकी बात। तो ऐसा अगर पूछता है कभी क्वेश्चन में तो ध्यान रखना। इससे ही मिलता जुलता एक क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये है, ये सब ना जेई नीट के क्वेश्चन है, ये हमारे बोर्ड में तो क्या ही पूछेंगे। इसको इधर v से खींच लिया, इसको इधर v से खींच लिया, और ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, इसका मास m है, और पूछता है फाइंड वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक। क्वेश्चन वही है कि इस ब्लॉक की वेलोसिटी बता दीजिए। तो देखो, अगर इस ब्लॉक की वेलोसिटी तुमको निकालनी है तो क्या करना पड़ेगा, इस ब्लॉक की पहले वेलोसिटी अज्यूम करनी पड़ेगी कि ब्लॉक तो ऊपर ही जाएगा। इसको ऐसे पकड़ के अगर नीचे खींचेंगे तो ऊपर ही तो जाएगा ये। तो मैंने मान लिया v से ऊपर जा रहा है। इसके दो कंपोनेंट कर सकते हैं, इसको मैंने इधर कंपोनेंट कर लिया v cos थीटा। v अच्छा नहीं लग रहा है, u मान लो, क्योंकि v ऑलरेडी गिवन है। अगेन एक रस्सी की दो वेलोसिटी पॉसिबल नहीं है, तो मैं क्या लिखूंगा, u cos थीटा शुड बी इक्वल टू v। तो u की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v अपॉन cos थीटा, इतना सा है, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है जो आइडियली पूछे जाएंगे तो यही पूछे जाएंगे, वरना नहीं आते। तो आप लोग चाहे तो इसको याद भी रख सकते हैं, ओके। हालांकि कंस्टेंट की बात है, ये कंस्टेंट के क्वेश्चंस हैं, अपन ने इसको ट्रिक के तौर पे याद कर लिया है क्वेश्चंस कंस्टेंट के। चलिए भाई, अगली चीज जो लिखी जाए उसको लिखा जाए, क्या नाम है, स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स की स्पेलिंग मैंने कैसे याद करी थी पता है, पी से उड़ो, है ना। स्यूडो, स्यूडो बायो, हाँ, स्यूडो साइंस, स्यूडो फेमिनिज्म, स्यूडो फेमिनिज्म। मुझे तो बहुत अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से पता है मुझे। स्यूडो का मतलब होता है जो है ही नहीं। मतलब
जिनका वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं है, जिनका वास्तविकता से कोई भी लेना देना नहीं है। वैसे स्यूडो फोर्स की जरूरत क्यों पड़ रही है, इसको जरा सोचा जाए कि जैसे तुम लोगों ने जितनी भी बातें पढ़ी हैं अभी तक सारी की सारी इसलिए पढ़ी हैं कि जो भी फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं वो अपने सारे के सारे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो पहली बात ये जो लगेगा ये फॉर नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए लगेगा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब नॉन इनर्शियल का मतलब जिनको नहीं पता है वो उसका मतलब देख लेंगे। नॉन इनर्शियल का मतलब है जहां पर एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नॉन जीरो, जहां पे एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नॉन जीरो। तो ये हो जाएगा आपके पास स्यूडो फोर्स। अच्छा जी, अगर इतनी सी बात तुम्हारी समझ में आ गई कि हाँ क्या हुआ, कुछ कहना है? अच्छा, इसको सोचते कैसे हैं वो भी देखा जाए। जैसे मान लीजिए ये एक ट्रक है, ठीक है, ये ट्रक इधर एक्सेलरेट हो रहा है, इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा हुआ है, इस ब्लॉक का मास m है। तो जो a है अपन ने अपने ऑब्जर्वर को, इस ऑब्जर्वर को लिया और इस ऑब्जर्वर को इस ट्रक के ऊपर बैठा दिया। तो जो एक्सेलरेशन ट्रक का है वही एक्सेलरेशन ऑब्जर्वर का है। तो ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस नॉन इनर्शियल हुआ कि इनर्शियल हुआ? नॉन इनर्शियल हुआ। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस की कहानी ऐसी है कि ये दुनिया के हर एक ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स लगाएगा ताकि यहाँ पे न्यूटन्स लॉ ऑफ, जो मतलब लॉज ऑफ मोशन है न्यूटन्स के, वो सारे के सारे एप्लीकेबल हो जाएं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लॉज ऑफ जो न्यूटन्स के जो लॉज हैं वो एप्लीकेबल नहीं हो पाएंगे। तो न्यूटन के लॉज को नॉन इनर्शियल फ्रेम में एप्लीकेबल करने के लिए हम एक एक्स्ट्रा फोर्स बताते हैं, वो फोर्स है स्यूडो फोर्स। क्यों कर रहे हैं समझ में आ गया? क्लियर है इतनी बात? तो स्यूडो फोर्स होता है माइनस m इंटू ए। अब देखो क्या है, m है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, a है एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस या ऑब्जर्वर। फ्रेम ऑफ रेफरेंस और ऑब्जर्वर एक ही बात है हमारे लिए। और माइनस साइन जो वो डिनोट ये कर रहा है कि इट इज अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ, अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। सुनो, ये है फ्रिक्शनलेस सरफेस, ऑब्जर्वर इसके ऊपर बैठा है, ट्रक चला और नीचे से निकल गया। तो क्या हुआ कि ये ब्लॉक यहीं का यहीं रहा और इनर्शिया की वजह से फ्रिक्शन तो है नहीं, तो ये ब्लॉक यहीं का यहीं रहा, ट्रक नीचे से निकल गया तो ब्लॉक नीचे गिर गया। ऐसा हुआ है, समझ में आया ये वाली बात कि भाई यहाँ पर क्या हुआ कि फ्रिक्शनलेस सरफेस थी, ट्रक आगे चला गया, ब्लॉक वहीं का वहीं नीचे गिर गया। ये घटना वो देख रहा है जो जमीन पे खड़ा होकर देख रहा है। अगर ऑब्जर्वर ये लड़का है तो इस लड़के के लिए अगर मैं बोलूं कि इस घटना को एक्सप्लेन कर, तो लड़का कैसे एक्सप्लेन करेगा? उससे क्या लगा कि मैं आराम से बैठा हुआ हूं और ब्लॉक मेरे से दूर होता जा रहा है। तो अगर ब्लॉक अपने आप चलना शुरू हुआ है तो इस पर कोई फोर्स भी तो होना चाहिए, और फोर्स तो इस पर कोई लग नहीं रहा। तो यहां पे न्यूटन्स लॉ फेल हो गया ना, ब्लॉक एक्सेलरेट भी कर रहा है और उस पर कोई फोर्स भी नहीं है, ऐसा थोड़ी पॉसिबल है। तो इस नॉन इनर्शियल ऑब्जर्वर के लिए इस बात को वो कैसे एक्सप्लेन करे? तो वो कहेगा कि काम करें यार, इस पे ना एक सूडो फोर्स लग रहा है। तो सूडो फोर्स कितना लगेगा? तो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट है, एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, और उसकी डायरेक्शन अपोजिट टू द एक्सेलरेशन ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो ये इस पे लग गया सूडो फोर्स। क्या सूडो फोर्स हमेशा लगेगा? नहीं। कब लगेगा? जब नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में बैठकर हम दुनिया को ऑब्जर्व कर रहे हैं। इस पे क्वेश्चंस भी बड़े प्यारे बनते हैं।
जो कि हम अगली क्लास में देखेंगे। बेसिक चीज समझ में आ गई सारी? मास ऑब्जेक्ट का, एक्सेलरेशन फ्रेम ऑफ रेफरेंस का, और डायरेक्शन अपोजिट। ठीक है, चलो भाई आज के लिए इतना ही, हम फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।